प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है इस बात का अध्ययन करेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के बारे में पिछले वीडियो पे हमने बताया था कि अब नए तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब इसमें कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, आइए ये देखते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट का प्रारूप कैसे होगा। सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी का नाम लिखते हैं। फिर आएज ऑन मतलब डेट लिखते हैं, किस डेट में बैलेंस शीट बनाई जा रही है। फिर यह एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग 5 खाने बनाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। पहले कॉलम में हम लोग कुछ नहीं लिखते, बल्कि इसमें एक सीरियल नंबर पड़ता है इक्विटी एंड लायबिलिटी का और एसेट का, क्योंकि बैलेंस शीट में दो ही पक्ष होते हैं। एक तो जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी का होता है और दूसरे तरफ जो है वो एसेट्स का होता है। नंबर 3 में आता है नोट नंबर ये कॉलम। फिर फिगर एट द एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड। फिर 5वां कॉलम है फिगर ऑफ द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। ये करेंट रिपोर्टिंग पीरियड है और ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड है। इस तरह से आपने देखा कि ये जो बैलेंस शीट है इसमें हम लोग 5 कॉलम बनाएंगे। ठीक, अब सर्वप्रथम हम लोग यहां लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी और यहां नंबर डालेंगे 1। इक्विटी एंड लायबिलिटी ये पक्ष में हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। हम लिखेंगे सारी इक्विटीज और लायबिलिटीज को यहां लिखेंगे। तो इस इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो सबसे पहला हेड नंबर 1 है, उसका नाम है शेयर होल्डर्स फंड। ये हेड है। और इस हेड में क्या क्या रखेंगे, एक तो रखेंगे शेयर कैपिटल, दूसरी मद है इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरी मद है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो इसमें ये 3 मदें होंगी। इस हेड में हेड का नाम है शेयर होल्डर्स फंड्स और इसमें ये 3 उपमदें हैं, सब मदें। अब दूसरे जो हेड है उसका नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हेड का नाम है ये। और इस हेड में ये मदें आती हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और तीसरा जो हमारा हेड है उसका नाम है नॉन करेंट लायबिलिटी।
ये तीसरा हेड है। नॉन करेंट लायबिलिटी में आएगा आपका लॉन्ग टर्म बारोइंग, लॉन्ग टर्म की उधारी, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो ये चार चीजें आएंगी नॉन करेंट लायबिलिटी में। अब चौथा हेड है हमारा करेंट लायबिलिटी। ये हेड है। अब करेंट लायबिलिटी में क्या कहेगा? करेंट लायबिलिटी में आएगा आपका शॉर्ट टर्म बारोइंग यानी अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण। दूसरा बी यानी पार्ट ट्रेड पेबल, जिसे आप बिल्स पेबल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा इसी में है अदर करेंट लायबिलिटी, और चौथा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसी तरह इसमें आता है शॉर्ट टर्म बारोइंग यानी अल्पकालीन ऋण, ट्रेड पेबल और अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये 1, 2, 3, 4, एक ये शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। ये चार हेड जो है ये इक्विटी एंड लायबिलिटी पक्ष में है। और इसी तरह से अब हम लोग एसेट यानी संपत्ति, ठीक है ना, एसेट संपत्तियां, इस पक्ष में क्या क्या आएगा? तो इधर 4 हेड्स होते हैं, इधर 2 हेड होते हैं। इधर होंगी पहला नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? ये हेड है, ये फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में तमाम चीजें हैं, टेंजेबल एसेट्स यानी मूर्त संपत्तियां, इंटेंजेबल एसेट्स, इंटेंजेबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, उसमें जो पूंजी लगी हुई है वो। इसके अलावा
चौथा है intangible assets अंडर डेवलपमेंट। यानी ऐसा इंटेंजिबल एसेट्स जो अभी डेवलपमेंट के स्तर पर हैं, डेवलप नहीं हुए। इसके अलावा फिक्स एसेट्स के बाद आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये हेड है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये आएगा इसमें नॉन करेंट फिक्स एसेट्स में। फिर दूसरा आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फिर चौथी चीज आएगी लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन्स यानी जो लोन आपने दूसरे को दिया हुआ है, एडवांस जो दूसरे को दिया है वो चीज आएगी, क्योंकि आपने लायबिलिटी में भी लॉन्ग टर्म्स लोन लिखा हुआ है, यहां भी लॉन्ग टर्म्स लोन लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे एक शब्द दे दिया गया है कि लॉन्ग टर्म्स बारोइंग, है ना। यानी आपने जो लॉन्ग टर्म की उधारी ली हुई है वो लायबिलिटी है, और लॉन्ग टर्म का जो दूसरे को दिया हुआ है वो एसेट है। अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो इस तरह से आपने देखा इसमें जो हमारा नॉन करेंट एसेट्स हेड है, इसमें 5 चीजें आ गई। फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर नॉन करेंट एसेट्स। अब इसी में हम लोग जो अगला हेड है इसको बोलेंगे करेंट एसेट्स, यानी चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियों में क्या क्या आएगा ये देखते हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसेबल जिसे BR कहते हैं, बिल्स रिसेबल या ट्रेड रिसेबल। फिर चौथा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। और पांचवा है अदर करेंट एसेट्स। इस तरह से आपने देखा इस हेड में, इस हेड का नाम है करेंट एसेट्स हेड, और इस हेड में 5 मदों को लिखा जाता है। करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेबल जिसे बिल्स रिसेबल भी कहा जाता है,
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स। और ये जो एसेट्स हैं इनका जोड़ हम लोग अलग लगा लेते हैं। ये इस तरह से एसेट्स को जोड़ा और यहाँ पे लिख दिया जितनी एसेट्स हैं, और लायबिलिटी को जोड़ करके हम यहाँ लिख देते हैं। यानी लायबिलिटी का जोड़ अलग लगाते हैं और एसेट्स का जोड़ अलग लगाते हैं। ये आप जानते ही हैं, जब लायबिलिटी के पक्ष का जोड़ एसेट पक्ष के जोड़ के बराबर आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो सही बनी हुई है और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है या ना के बराबर है। प्यारे बच्चों, सबसे ज़रूरी है इसकी फॉर्मेट, और फॉर्मेट में कितने जो है हेड्स हैं वो हेड्स याद कर लीजिए, और फिर इनके अंदर कौन कौन सी मदें लिखी गई हैं उन मदों को याद करिए। उन मदों का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद ये नोट नंबर जो लिखा हुआ है एक कॉलम में, इसमें कैसे उसको देखेंगे। तो इसमें जो है वर्किंग नोट बहुत है। जब आप किसी मद को हल करेंगे तो बाहर हल करेंगे और उसको उठा करके ले आएंगे हल करने के उपरांत और यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से हर मद को बाहर हल करना होगा, उसमें क्या जुड़ेगा क्या घटेगा कैसे होगा, ये चीज़ हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में केवल फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसकी सारी हेडें याद कर लेंगे और हेड के बाद उनके अंदर जो क्या क्या मदें लिखी जाती हैं उसको याद कर लेंगे। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम लोग प्रॉब्लम को अन्य वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।